नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। खाटू श्याम के दर्शन करने गए बड़े भाई ने जब छोटे भाई को भीख मांगते देखा तो गर्मी का मौसम था। प्रताप जी ने अपने कमरे से निकलकर बाहर देखा कि सूरज देवता छिप गए हैं। चलो अब अपनी चारपाई बाहर निकालकर बाहर आंगन में पीपल के पेड़ के नीचे डालते हैं। शाम को कुछ हवा चलने लगी है तो इस गर्मी से थोड़ी सी राहत मिलेगी। सुबह से लाइट भी नहीं आ रही। प्रताप जी चारपाई पर बैठे हुए गहरी सोच में डूब जाते हैं और उनके मन में अलग अलग तरह के विचार आ रहे हैं और अपने मन में अपने दोनों बेटों मोहित और रोहित के भविष्य के बारे में सोच रहे हैं। कभी प्रताप जी के मन में अपनी दिवंगत पत्नी की यादें, उनके मन में मस्तिष्क में एक एक कर सारी घटनाएं फिल्म की तरह चल रही हैं। अपनी पत्नी के जाने के बाद कैसे उन्होंने अपने दोनों बेटे रोहित और मोहित का पालन पोषण किया था, कैसे अकेले ही उन्होंने माँ और बाप दोनों का प्यार अपने बेटे को दिया था। पढ़ाई लिखाई करने के बाद दोनों बेटों की शादी करी। आज दोनों ही बेटों को एक एक बेटा है। मोहित के बेटे का नाम आर्य और रोहित के बेटे का नाम जय है। दोनों की उम्र 8 से 10 बरस के बीच हो गई। प्रताप जी अपने इन्हीं ख्याल में खोए हुए होते हैं। फिर तभी देखते हैं कि गांव के कुछ लोग उनकी तरफ ही चले आ रहे हैं। जब तक शाम को 4 लोग प्रताप जी के पास आकर शाम को बैठक ना लगा ले, 4 बातें इधर उधर की ना हो जाए, तब तक प्रताप जी का भी मन नहीं लगता था। गांव के कुछ बुजुर्ग व्यक्ति उनके पास आकर चारपाई पर बैठ जाते हैं। प्रताप जी अपनी बड़ी बहू को आवाज देते हुए कहते हैं, बहू रानी, सबके लिए चाय बनाकर भेज दो। प्रताप जी का स्वभाव भी कुछ ऐसा था। उनके पास जो भी बैठने आता था उसको बिना चाय पिलाए वापस नहीं जाने देते थे। वैसे भी गांव के जमींदार थे, उनके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी और स्वभाव भी उनका बहुत ही अच्छा था। सभी लोग उनके पास मिलने जुलने आते रहते थे और अभी कुछ दिन से उनकी तबीयत भी ठीक नहीं थी तो अब उनकी खैरियत पूछने के लिए भी आ रहे थे। प्रताप जी अब बूढ़े हो चले हैं और उन्हें आभास होने लगा है कि अब उम्र के इस दहलीज पर खड़े हुए हैं जहां पर उनके चुनिंदा दिन बचे हुए हैं। इसलिए वह चाहते हैं कि अपने दोनों ही बच्चों को अच्छी तरह से सेट करके जाएं, जिससे बाद में दोनों भाइयों में किसी भी तरह का झगड़ा ना हो, हमेशा प्यार के साथ रहें। तब तक प्रताप जी का पोता उन्हें बुलवाने के लिए आ जाता है। दादाजी, खाना बन गया है, आ जाओ खाना खा लो। प्रताप जी अंदर खाना खाने के लिए आते हैं तो अपने दोनों बेटे को देख करके कहते हैं, बेटा, अब मैं कुछ ही दिनों का मेहमान हूँ, मुझे मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लगती है। शायद तुम्हारा बूढ़ा बाप अब ज्यादा दिनों तक नहीं चल पाएगा, इसलिए मैं चाहता हूँ, या फिर यह समझ दो, बच्चों की मेरे अंतर मन की इच्छा है कि तुम दोनों भाई जैसे अभी तक राम लक्ष्मण की तरह रहते आए हो, ऐसे ही आगे भी तुम हमेशा एक दूसरे के साथ बने रहो, अपना प्यार बनाए रखो, एक दूसरे के साथ हमेशा इसी तरह मिलजुल कर चलते रहो। तुम दोनों के बीच में कभी किसी बात को लेकर के मतभेद ना हो। मेरे जाने के बाद
कभी भी तुम दोनों भाई किसी भी बात को लेकर के आपस में मनमुटाव मत रखना। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरी सारी संपत्ति का बंटवारा तुम दोनों भाई मेरे रहते ही कर लो, जिससे बाद में वाद विवाद की कोई जड़ ही ना रहे। अपने पिता के मुंह से इस तरह की बातें सुन करके दोनों भाई अपने पिता के पास आकर बैठ जाते हैं और तसल्ली देते हुए कहते हैं कि पिताजी, आप इस तरह की बातें क्यों कर रहे हो? आपको कुछ नहीं होगा। आप हमारे साथ अभी बहुत सालों तक रहेंगे। माँ तो हमें बचपन में ही छोड़कर चली गई थी। एक आप ही तो हैं जिन्होंने हमें सहारा दिया, माँ और बाप दोनों का प्यार दिया, और अब आप भी ऐसी बातें कर रहे हो। अभी छोड़कर चले जाओगे तो हम किसके सहारे रहेंगे? बचपन से लेकर आज तक आपने माँ की कमी नहीं खलने दी। हम आपके बिना नहीं रह पाएंगे। दोनों ही बेटे भावुक हो जाते हैं। प्रताप जी अपने बेटे से कहते हैं, बेटा, यह तो दुनिया की सच्चाई है। जो आया है वो जाएगा। फिर मेरा भी बुढ़ापा है। मैं भी किसी न किसी दिन चला जाऊंगा। अब तुम सब भी बड़े हो गए हो। छोटे बच्चे तो हो नहीं जो बच्चों की तरह रो रही हो। कहते कहते प्रताप जी भी भावुक हो जाते हैं। प्रताप जी आगे बोले, बेटा, मैंने तो अपनी जिंदगी में सब कुछ अच्छा करने की कोशिश की है। तुम दोनों भाइयों में तालमेल बनाने की कोशिश की है। अब तुम दोनों की शादी हो गई है, बच्चे भी हो गए हैं। अब आगे किसी तरह का कोई झगड़ा ना हो। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरे सामने ही तुम संपत्ति का बंटवारा कर लो, और इसमें कोई बुराई नहीं है। अभी नहीं तो मेरे जाने के बाद करोगे, तब तो होना ही है। मैं अपने जाने से पहले तुम दोनों भाइयों में लड़ाई की सारी जड़ खत्म करना चाहता हूँ, जिससे ऊपर जाकर तुम्हारी माँ को मैं जवाब दे सकूं कि उनके दोनों बेटे आपस में मिलजुल कर हंसी खुशी से अपने परिवार चला रहे हैं। अपने पिताजी के जिद के आगे दोनों भाई हार जाते हैं। प्रताप जी अपनी सारी संपत्ति आधा बंटवारा अपने दोनों बेटों मोहित और रोहित बांट देते हैं। एक दिन प्रताप जी को सर्दी जुकाम हो जाता है। उसके साथ ही उनको सूखी खांसी होने लगती है। पूरी रात खांसते रहते हैं। दोनों बेटे अपने पिताजी को दवा देते हैं, पानी देते हैं, चाय बनाकर पिलाते हैं। प्रताप जी का पूरा परिवार, बेटे बहू, सभी उनके आसपास उनकी सेवा करने के लिए खड़े हुए हैं। दोनों पोते दादाजी के पैर दबा रहे हैं। दोनों बेटे कह रहे हैं, पिताजी आप जल्दी से ठीक हो जाओगे। सुबह हम आपको डॉक्टर के पास दिखाने के लिए ले चलेंगे। आज तो आपको पूरी रात हो गई है खांसते खांसते। पूरी रात आप ठीक से सोए भी नहीं। लेकिन प्रताप जी को अंदेशा हो गया था कि अब उनके जाने का समय निकट आ गया है। दोनों बेटे सुबह होते ही अपने पिताजी को अस्पताल ले जाने की तैयारी करते हैं। पिताजी को नया कुर्ता धोती पहनने को देते हैं और कहते हैं, आप जल्दी से पहनकर तैयार हो जाओ, हम डॉक्टर के पास चल रहे हैं। प्रताप जी तैयार होकर अपनी आराम कुर्सी पर बैठ जाते हैं। थोड़ी देर बाद जब दोनों बेटे वापस आते हैं तो देखते हैं कि उनके पिताजी तो कुर्सी पर टिके हुए बैठे हैं, ना तो बोल रहे हैं ना कोई जवाब दे रहे हैं। पास जाकर दोनों बेटे उनको उठाने की कोशिश करते हैं तो वह एक तरफ को लुढ़क जाते हैं, क्योंकि प्रताप जी अब इस दुनिया को छोड़ करके जा चुके थे। दोनों बेटे अपने पिता को
इस तरह से देखकर फूट फूट कर रोने लगते हैं। दोनों बेटों के रोने की आवाज सुनकर उनकी पत्नी और आस पड़ोस के लोग इकट्ठा हो जाते हैं। सभी बेटे को दिलासा देते हैं। दोनों बेटों ने मिलकर पिता की क्रियाक्रम करने के संस्कारों को पूरा किया। प्रताप जी के गुजर जाने के 2 महीने बाद ही छोटे बेटे की पत्नी अपने पति से कहती है, अब हमारा बेटा पढ़ने लायक हो गया है, गांव में अच्छा स्कूल नहीं है, तो क्यों ना हम गांव की सारी संपत्ति बेच करके शहर चले। शहर में एक नया घर खरीद लेंगे, उधर हमारा बेटा अच्छी से पढ़ेगा, अच्छी से पढ़ लिख कर नौकरी करेगा। रोहित कहता है, एक बार मैं अपने बड़े भैया से पूछ लूं, उसकी बात बताता हूँ। उसकी पत्नी भड़क जाती है और कहती है, इसमें बड़े भैया से क्या पूछना, मेरे मायके में सभी के बच्चे बड़े बड़े स्कूल में पढ़ रहे हैं, बड़े बड़े शहरों में रह रहे हैं, और मेरा बेटा अभी तक गांव में ही पढ़ रहा है। हम तो इतने बड़े जमींदार हैं, इतनी खेती बाड़ी है, फिर भी अपने बेटे को गांव में स्कूल में पढ़ा रहे हैं, और मेरे बेटे को गांव का स्कूल पसंद नहीं है। बड़े भाई को जब ये बात पता चलती है तो वह कहता है, ठीक है भाई, तुझे अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए शहर जाना है तो चला जा, ये तो अच्छी बात है। छोटा भाई कहता है कि शहर जाने के लिए पैसों की भी जरूरत पड़ती है। अब मेरी पत्नी कह रही है कि गांव के जमीन जायदाद बेच देते हैं, तभी हम शहर में अपने बेटे को पढ़ा पाएंगे। बड़ा भाई मोहित यही कहता है, हमारे पिताजी ने इतनी मेहनत से यह संपत्ति इकट्ठी की है, और अपने पूर्वजों की संपत्ति को बेचने की क्या जरूरत है। अगर तुझे अपने बेटे को शहर में पढ़ाना है तो किराया पर एक कमरा ले ले और अपने बेटे को उधर पढ़ा। बस उसे पढ़ाने से मतलब है, रहने से थोड़ी ना। लेकिन छोटे भाई की पत्नी चिल्लाते हुए कहती है कि मुझे गांव में नहीं रहना है, मैं अब शहर में रहना चाहती हूँ। मैं कभी गांव में वापस नहीं आना चाहती हूँ। जब मुझे गांव वापस नहीं आना है तो गांव के जमीन संपत्ति की देखरेख कौन करेगा। बड़े भाई को समझ में आ गया कि उसके छोटे भाई की पत्नी अब गांव में नहीं रहेगी। बड़ा भाई कहता है, ठीक है, देख ले, अगर तुझे जमीन बेचनी है तो एक बार गांव में जाकर अपनी जमीन का भाव पता कर ले, कितने में बिक रही है। उतने पैसे इस जमीन के मैं ही दे दूंगा। छोटा भाई अपनी सारी जमीन को अपने बड़े भाई को बेचकर शहर में नया घर खरीद लेता है। अपने बेटे का एडमिशन एक अच्छे स्कूल में करा देता है। खेती बाड़ी बेचती है तो घर के खर्चे चलाने के लिए रोहित को कुछ तो करना ही पड़ेगा। इसलिए बचे हुए पैसों से एक किराना की दुकान खोल लेता है, जिससे उसके घर के खर्चे चलते रहते हैं। छोटी बहू गांव जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, ना ही अपने बेटे को जाने देती थी। लेकिन रोहित नहीं मानता था। वो अपने बड़े भाई भाभी, उनके बच्चों से बहुत प्यार करता था और अपने पिता के घर से बहुत लगाव था। इसलिए शुरू में तो महीने में एक बार अपने गांव जरूर आता था। धीरे धीरे काम का बोझ बढ़ने की वजह से उसका गांव में आना जाना सिर्फ 7-8 महीने में होने लगा था। रोहित का शहर में बिजनेस अच्छा चलने लगा। अब उसकी छोटी सी दुकान एक बड़े से शोरूम में बदल गई। अब रोहित पैसे खूब कमा रहा था। घर में पैसों की कोई कमी नहीं थी। बेटा जय अब कॉलेज में पहुंच गया था, लेकिन
अपने माँ के ज़्यादा लाड प्यार की वजह से वह बहुत ही जिद्दी हो गया था। उसको जितने भी पैसों की ज़रूरत होती थी उसकी माँ उसे दे देती थी। हाथ में ज़्यादा पैसा होने की वजह से उसे उल्टी सीधी आदतें लग गई। जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे दोनों का अपने गांव आना जाना भी कम होता जा रहा था। अपना भी परिवार बढ़ रहा था, घर की जिम्मेदारियां बढ़ रही थी। कभी कभी तो 2-3 साल में रोहित गांव आता जाता था। रोहित अपने बड़े भाई से अपने बेटे के बारे में बातें करता है कि मेरा बेटा तो मेरी बात भी नहीं सुनता है, पूरा दिन बाहर पार्टियां करता रहता है, बहुत बदतमीज हो गया है। बेटे को पढ़ाने के लिए हम शहर गए थे, पर बेटे का पढ़ाई में मन ही नहीं लगा। अब तो मेरे साथ दुकान पर भी बैठने लगा है। उसकी शादी के रिश्ते भी आने लगे हैं। उसकी माँ ने एक लड़की को पसंद भी कर लिया। भाई साहब, आपने तो गांव में रहते हुए भी आर्य को कितने अच्छे से पढ़ाया लिखाया है। जय इतना संस्कारी है कि सबके पैर छूता है, सबका कहना मानता है, पूरे घर को उसी ने संभाल लिया है। आप बहुत किस्मत वाले हैं कि आपका बेटा इतना अच्छा निकला है, वरना बड़ा भाई भी अपने छोटे भाई से कहता है। रोहित, आर्य के लिए पास के ही गांव से एक लड़की का रिश्ता आया है। सर्दियों में शादी का मुहूर्त निकला है। तुम सब तैयारी करके घर पर पहले से ही आ जाना, घर में पहली शादी है। रोहित अपने भाई की बात को सुनकर खुश हो जाता है। आर्य की शादी में उसके चाचा चाची, छोटा भाई उपस्थित रहे। शादी करके जब बहू घर में आती है तो छोटे भाई की पत्नी अपना मुंह बनाते हुए अपनी जेठानी से कहती है, अरे दीदी, कैसी बहू पसंद की है आपने? ना तो देखने में सुंदर है और ना ही ज़्यादा पढ़ी लिखी है। तुम देखना, जब मैं अपनी जय की शादी करूंगी तो ऐसी सुंदर बहू लाऊंगी कि आप देखती रह जाओगी। एकदम से शहर की मॉडल पढ़ी लिखी बहू लेकर आऊंगी। अरे छुटकी, ऐसा क्यों कह रही है? इतनी अच्छी तो है मेरी बहू, लाखों में एक है। और फिर रंग रूप का क्या है, वह तो एक दिन उतर भी जाता है, गुड़ तो पूरी जिंदगी चलते हैं। बहू बहुत ही होशियार है। देवरानी अपनी जेठानी की बातें सुनकर मुंह बना लेती है। शादी हो जाने के बाद सभी अपने अपने घर चले जाते हैं। 1 साल के बाद रोहित की बेटी की भी शादी हो जाती है। सभी लोग शादी में जाते हैं। बड़ी धूमधाम के साथ शादी हो जाती है। शादी होने के बाद तो रोहित को बिल्कुल भी समय नहीं मिलता था। अब तो घर की जिम्मेदारियां इतनी सारी थीं, ऊपर से घर में बहू भी आ गई। दिन भर दुकान पर बैठना, उसके बाद घर के काम करना। कभी कभी सास बहू ने किटकिट हो जाती थी तो उसको भी संभालना। इसी चक्कर में रोहित सालों साल नहीं आ पाता था और मोहित गांव में अपने परिवार के साथ व्यस्त हो गया। नई पीढ़ी आने के साथ ही सभी दोनों अपने अपने परिवार में व्यस्त हो गए। शादी के 4 साल बाद मोहित का बेटा आर्य अपने माता पिता से कहता है कि पिताजी, एक बार आपने कहा था कि आप भगवान खाटू श्याम के दर्शन करना चाहते हैं। आप काम के चक्कर में नहीं जा पाते, इसलिए मैंने हम सबके पास से भगवान खाटू श्याम के दर्शन करने जाने का प्लान बनाया है। आर्य, फिर घर पर कौन रहेगा? अगर हम दर्शन करने के लिए चले जाएंगे तो घर की भाग दौड़ किसको सौंप कर जाओगे? आर्य कहता है,
इसकी चिंता आप मत करो। इसके लिए मैंने अपनी ससुराल से ससुर जी को बुला लिया है। तब तक वे इस घर में रह करके घर और खेती की देख रेख करते रहेंगे। बस एक हफ्ते ही की तो बात है, मैं आपको सारी तीर्थ करवा कर दूंगा। अपने बेटे की बात को मना नहीं कर पाती। जब बड़ा भाई अपनी पत्नी व बेटा समी भगवान खाटू श्याम जी के दर्शन करके वापस लौट रहे थे, तो वहां पर कुछ ऐसे लोग भी बैठे हुए थे जो हाथ फैलाकर खाने पीने की चीजें और पैसे मांग रहे थे। तभी मोहित उन सभी लोगों के बीच में बैठे हुए 2 लोग ऐसे दिखाई दिए जो कंबल लपेटे हुए हैं और अपना चेहरा ढके हुए हैं। बड़े भाई उन दोनों का व्यवहार कुछ अजीब सा लगता है, इसलिए मोहित उनके पास जाता है और कुछ पैसे देने की कोशिश करता है। वह कंबल वाला व्यक्ति पैसे लेने के लिए जैसे ही हाथ बढ़ाता है, मोहित उसका हाथ पकड़ लेता है और देखता है कि हाथ पर तो रोहित लिखा है और मेरे हाथ पर मोहित लिखा है। हम दोनों भाइयों ने मेले में अपने हाथों पर रोहित मोहित लिखवाया था। मोहित कंबल हटा करके देखता है तो देखकर दंग रह जाता है। यह तो उसका छोटा भाई रोहित है। बड़ा भाई मोहित पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो और इस तरह से पैसे क्यों मांग रहे हो? क्या तुम इधर दर्शन करने आए थे और तुम्हारा सामान चोरी हो गया है, जिससे घर जाने के लिए तुम्हें पैसे मांगने पड़ रहे हैं? अपने बड़े भाई को सामने देख करके उसकी पत्नी और छोटा भाई रोने लगता है। भाई साहब, तुम बहुत किस्मत वाले हो जो तुम्हें इतने अच्छे बहू बेटा मिले हैं। मैंने तो पता नहीं कौन से कर्म किए थे कि मुझे ऐसी नालायक औलाद मिली है। उसने तो हम दोनों को 2 साल पहले घर से निकाल दिया। पूरे घर पर और दुकान पर उसने कब्जा कर लिया और एक एक पैसे के लिए मोहताज कर दिया। बहू तो खाना खाने को ही नहीं देती थी और एक दिन तो बहू ने मेरी पत्नी के ऊपर चोरी का इल्जाम लगाकर हम दोनों को घर से बाहर निकाल दिया। एक भी पैसा नहीं दिया। तब से हम दर दर की ठोकरें खाते हुए घूम रहे हैं। छोटे भाई रोहित की पत्नी भी रोने लगती है और कहती है, आपके पास किस मुंह से आती? मैंने आपकी बहू की कितनी बुराई की थी और अपनी बहू पर मुझे कितना घमंड था, और उसी बहू ने मुझे घर से निकाल दिया। शर्म के मारे मैं आपके पास नहीं आ पाई। मोहित ने अपने भाई रोहित को गले लगाकर कहता है, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? कम से कम एक बार मेरे पास तो आना चाहिए था। आर्य कहता है, चाची, आप लोग हमारे साथ गांव चले। अब आप इधर रहकर मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर पैसे नहीं मांगोगे। चलिए गांव में आपका बड़ा भाई रहता है। बड़े भाई का घर है। अरे इतना बड़ा घर है, उसमें 2 कमरे आपके लिए भी बने रहेंगे। आराम से बुढ़ापा काटना और मेरी पत्नी यानी आपकी बहू आपको बनाकर खिलाएगी। आराम से बुढ़ापा काटना। बड़े भाई के बेटे की बात सुनकर छोटा भाई उसको गले से लगा लेता है और कहता है, तेरे जैसे बेटे को पाकर हम सब धन्य हो गए। देखो, एक तुम हो जो अपने माता पिता को तीर्थ यात्रा करवा रहे हो और अपने चाचा चाची को अपने माता पिता के सम्मान ही मानते हो, और एक मेरा बेटा। इतना कहते कहते छोटा भाई फिर से रोने लगता है। तब यारे सभी को गाड़ी में बिठाकर अपने गांव ले आता है। पूरी जिंदगी उनको अपने साथ रखता है
सभी मोहित के बेटे आर्य की बहुत प्रशंसा करते हैं। अपने दादाजी पर गया है, इतना अच्छा है। पूरी जिंदगी अपने माता पिता की सेवा के साथ अपने चाचा चाची की सेवा की है। आज के ज़माने में कहाँ मिलते हैं ऐसे बेटे। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल योगी बॉयज़ को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।